हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम लोग जूरिस्प्रूडेंस लॉ का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट का, विच इज़ द सोर्सेज ऑफ लॉ। कि लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं। अच्छा, सोर्सेज क्या होते हैं पहले ये जानते हैं। सोर्सेज वो सारे मटेरियल्स हैं, वो सारे फैक्ट्स हैं, वो सारे टूल्स हैं जो कि जजेस ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम विच द जजेस ऑब्टेन द रूल्स फॉर डिसाइडिंग द केसेस, जिसकी सहायता से जो जजेस हैं अपने केसेस में जो रूल्स डिराइव करते हैं वाइल डिटरमाइनिंग द केस, वाइल डिसाइडिंग द केस। सो ऑल दोज मटीरियल्स विच आर यूज्ड बाय जजेस while deciding the cases and in order to obtain the new rules, those materials are known as the sources of law. कई सारे तरीके के सोर्सेज होते हैं। स्टैट्यूट्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, कोड्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेशंस हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब पास्ट डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट्स, कस्टम्स हैं, मतलब जो यूजेजेस हैं, जो हैबिट्स हैं लोगों की, सोसाइटी की, the opinions of legal experts, the opinion of jurists. So these all constitute the sources of law. अच्छा, आज इस लेक्चर में हम लोग एक पर्टिकुलर सोर्स को ही कवर करेंगे। देखिए, मेन जैसे मैंने बताया कि ये सभी सोर्सेज हैं हमारे, दे ऑल आर इन वन और द अदर वे द सोर्सेज ऑफ लॉ, बट द मेन देर आर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ। मेन जो है 3 सोर्स ऑफ लॉ हैं और वही हम लोग अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे और क्वेश्चन भी इन्हीं 3 से रिलेटेड आता है। फर्स्ट इज़ कस्टम्स, सेकेंड इज़ लेजिस्लेशंस एंड थर्ड इज़ प्रेसिडेंट्स। कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट्स। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कस्टम्स। हम जानेंगे कि कस्टम्स क्या होते हैं, कस्टम के काइंड यानी कि टाइप्स ऑफ कस्टम्स कौन कौन से हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट आर द एसेंशियल components और द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कस्टम। एक कस्टम को वैलिड होने के लिए क्या एसेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। सो वील सी दीज 3 सब टॉपिक्स स्पेसिफिकली। शुरुआत करते हैं कस्टम के इंट्रोडक्शन से। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग। देखिए, ये सबसे पुराना सोर्स माना जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। एज अ सोर्स ऑफ लॉ सबसे पुराना सोर्स माना जाता है कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? दे मे बी डिफाइंड एज यूजेजेस विच आर ऑब्जर्व बाय द पीपल। पहली बात, ये वो यूजेजेस हैं, ये वो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, हैबिट्स हैं जो सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। एंड ऑल्सो सिर्फ वो जनरल यूजेजेस ही नहीं है, वो हैबिट्स ही नहीं है, बट दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर वो पर्टिकुलर यूजेज या हैबिट उन कंडीशंस को फुलफिल करता है और उनको कोर्ट द्वारा रिकॉग्निशन मिल जाता है, एक लीगल सैंक्शन इंश्योर हो जाता है, देन दैट यूजेज इज डीम्ड एज और टर्म्ड एज कस्टम, और फिर वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है, राइट। सो इट इज़ अ यूजेज विच इज़ ऑब्जर्व बाय अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल एज अ मैटर ऑफ हैबिट एंड इट्स कॉन्टिन्यूएंस हैज़ एक्वायर्ड अ लीगली बाइंडिंग फोर्स। तो वही बात कि ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी में 4 जन ही उसको फॉलो करें, नो, इट मस्ट बी फॉलोड और ऑब्जर्व बाय अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। वो उसको अपनी डे टू डे हैबिट्स में उसको एज अ कोर्स ऑफ लाइफ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ हैबिट, और वो कॉन्टिन्यूड है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है, फिर वो ब्रेक लग गया और फिर नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, जैसे कि एक सेक्रामेंट होता है हिंदू मैरिज में, दैट वर्मिलियन इज़ अप्लाइड, सिंदूर दान होता है, सिंदूर लगाया जाता है, कन्यादान होता है। तो ये कुछ कस्टम्स हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द पीपल उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, राइट, और ये कॉन्टीन्यूली होता जा रहा है, ठीक है। इन एवरी मैरिज, इन एवरी हिंदू मैरिज दिस कस्टम इज़ फॉलोड एंड ऑब्जर्व्ड, प्लस नाउ इट हैज़ ऑल्सो बीन लीगली बाइंडिंग, उसको लीगल सैंक्शन भी मिल गया थ्रू द हिंदू लॉ, राइट। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ कस्टम. It's a usage observed by large majority of people as a matter of habit. Its continuance has acquired a legally binding force by the decisions or recognition of the courts. Clear? अब सामन के अकॉर्डिंग द कस्टम embodies those principles as are acknowledged and approved not by the power of state but by the public opinion of the society at large. सामन की डेफिनेशन क्या कहती है कि कस्टम वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि
सॉवरीन ऑफ द स्टेट या पावर ऑफ द स्टेट ने अप्रूव या एक्नॉलेज नहीं किए, बट रादर दे हैव बीन अप्रूव्ड एंड एक्नॉलेज बाय द पब्लिक ओपिनियन। जो सोसाइटी के लोग हैं, द लार्ज मेजॉरिटी, उनका जो पब्लिक ओपिनियन है, उनसे जो प्रिंसिपल्स डिराइव हो रहे हैं, अप्रूव हो रहे हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कस्टम। क्लियर? आई होप मीनिंग डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानते हैं कस्टम के काइंड्स। तो मेनली कस्टम दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल कस्टम, दूसरा होता है लीगल कस्टम। अब इसके टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है? लीगल कस्टम है मतलब वहाँ पे लीगल सैंक्शन इंश्योर्ड है ना, और जहाँ पे कन्वेंशनल कस्टम में वो लीगल सैंक्शन मिसिंग रहता है। सो कन्वेंशनल कस्टम को हम यूजेज भी कहते हैं। मेनली कन्वेंशनल कस्टम्स ही यूजेज कहलाते हैं। It is an established practice whose authority is conditional on its acceptance and incorporation in agreement between the parties who are bound by it. Basically, ये इसमें एक कंडीशन है कि जो पार्टीज़ उस कस्टम्स को फॉलो कर रही हैं वो एक एग्रीमेंट में बाउंड हो जाती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं, दैट यस दे विल बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर यूजेज और अ कन्वेंशनल कस्टम। ये जो हैबिट है, ये जो यूजेज है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज हु आर बाउंड टू डू सो। ठीक है ना, वो एक्सेप्ट करती हैं इस एग्रीमेंट को कि हाँ हम इसे ऑब्जर्व करते हैं while they are practice. So that habit or that usage is known as a conventional custom. A conventional custom may either be local or national. यहाँ पे लीगल सैंक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है उन पार्टीज़ के बीच में who are bound to do so. And कन्वेंशनल कस्टम लोकल भी हो सकता है और वो नेशनल भी हो सकता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर, इट्स डेफिनेशन इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ कस्टम है लीगल कस्टम। सो लीगल कस्टम आर दोज कस्टम्स विच आर ऑपरेटिव एज बाइंडिंग रूल्स ऑफ लॉ। ये वो कस्टम्स हैं जो कि विच हैव रिसीव्ड द सैंक्शंस ऑफ द कोर्ट, जो कि बाइंडिंग है एज पर द लीगल रूल्स, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़। यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कोई देयर इज़ नो रोल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़ कि कोई एग्रीमेंट होगा कि हाँ ये एग्रीमेंट है कि हाँ बोथ द पार्टीज़ और ऑल द पार्टीज़ इन्वॉल्व आर अग्रीड कि हाँ वी विल बी फॉलोइंग वी आर ऑब्जर्विंग दिस और दैट कस्टम, देन ओनली वो अप्लाई होगा। नो, देयर इज़ नो एग्रीमेंट देयर इन, रादर वो लॉ के रूल्स और प्रोसीजर्स के बिहाफ पर ही वो ऑपरेटिव है, राइट। अभी लीगल कस्टम भी दो तरीके के होते हैं, वन इज़ लोकल कस्टम एंड द अदर इज़ जनरल कस्टम। लोकल कस्टम इट प्रिवेल्स इन सम डिफाइंड लोकेलिटी। लोकल से समझ में आ रहा है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही वो प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, एंड हैज़ ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी। और उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में वहाँ पे उसको लॉ का जो है बैक मिल गया है, इट हैज़ रिसीव्ड द फोर्स ऑफ लॉ and it should be practiced by the people voluntarily. Plus it is important because it has a sanction of law. तो यहाँ पे कोई भी जोर ज़बरदस्ती कोर्जन फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। जो भी लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उस यूजेज को या उस कस्टम को, तो वो वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से उसको फ्री कंसेंट से उसको अप्लाई कर रहे हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड जनरल कस्टम्स और जनरल ही है, तो मतलब वो थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में वो प्रिवेल करता है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द सोर्स ऑफ कॉमन लॉ ऑफ द कंट्री, राइट। तो ये हो गए हमारे काइंड्स। देखो आई हैव मेड हियर द चार्ट, फ्लो चार्ट, कस्टम, कन्वेंशनल, लीगल एंड लीगल, लोकल एंड जनरल। आई होप आप लोगों को काइंड्स ऑफ कस्टम समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, What are the essentials of a valid custom? एक कस्टम को वैलिड कस्टम कब कंसिडर किया जाएगा? What are the conditions it needs to fulfill? So there are basic 5 conditions for 5 essentials we can say. और इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है R4C या RC4 whatever you say. R मतलब रीजनेबलनेस, फिर कंसिस्टेंसी, कंपल्सरी, कंटिन्यूटी, सर्टेनिटी। यहीं बता देती हूँ पहले। रीज़नेबल मतलब कि वो राइट होना चाहिए, ठीक है, वो इनजस्टिस नहीं इंश्योर करता हो, वो जस्ट हो, वो फेयर हो, वो राइट हो, ठीक है, वो कस्टम ऐसा होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। प्लस कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो लगातार कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म किया जा रहा हो। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस हो उसका, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी किया अभी नहीं किया। कॉन्टिन्यूटी में हो, कॉन्टिन्यूटी मतलब कि
इतने पुराने साल से इट इज़ टाइम इमेमोरियल, एक वर्ड्स होती है कि फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। तो ऐसे समय से कि जो समय जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि कब से शुरू हुआ, ठीक है। प्लस सर्टेनिटी, एक एब्सोल्यूटनेस होनी चाहिए, एक डेफिनेटनेस होनी चाहिए उसमें, राइट। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहला है रीजनेबलनेस। सो अ कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी. A custom shall not be valid if it is repugnant, it is contradictory, or it is against the right and reason. It is likely to do more mischief than good if enforced. कि भाई अगर ऐसा आपका कस्टम है जो कि अगर अप्लाई किया गया तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा रादर देन क्रिएटिंग सम गुड। तो ऐसा कस्टम नहीं होना चाहिए, रादर ऐसा कस्टम हो जिससे लोगों के राइट्स इंश्योर हों, जस्टिस मिले, ठीक है, रीजनेबल हो, तो दैट कस्टम इज कंसिडर्ड एज valid. So this is the first and most important essential of a valid custom. दूसरा है consistency. So a custom must be in conformity with the statute laws, means it shouldn't be contrary to any act of the parliament और स्टेट लेजिस्लेचर. देखो कंसिस्टेंट मतलब कि जो भी प्रिवेलिंग लॉज हैं कंट्री के, नेशन के, जो भी लेजिस्लेशंस एक्ट्स हैं पार्लियामेंट ने जो पास किए हैं, उन सभी लेजिस्लेशन से, स्टैट्यूट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए कस्टम, उन सभी की कन्फर्मिटी में होना चाहिए, उन सभी की नॉर्म्स पर ही बेस्ड होना चाहिए, उनके कॉन्ट्राडिक्टरी एनी हाउ नहीं होना चाहिए. अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो वहाँ पे वो कस्टम वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा. ऑल द कस्टम्स to be considered as valid needs to conform the statute laws of the state, right? Third, compulsory observance. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी पे छोड़ दिया कि आपकी मर्जी है फॉलो करो नहीं करो, नहीं, ऑब्लिगेटरी होना चाहिए कि आपको यू हैव टू फॉलो दिस ऑब्जर्वेंस इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेलिटी और इन जनरल एज वेल. A custom to be legally recognized as a valid custom must be observed as a matter of right. as a matter of choice नहीं होना चाहिए, as a matter of right observe करना चाहिए. It means custom must be followed as an obligatory or a binding rule of conduct. मतलब कि it is must, अगर आप यहाँ का पार्ट हो तो ये obligatory कि you have to follow these ethics or this custom, right? If a practice is left to the individual choice, it cannot be treated as a customary law. क्योंकि अगर आपने किसी इंडिविजुअल की चॉइस पर छोड़ दिया कि तुम्हारी मर्जी तुम उसको फॉलो करो या ना करो, तो फिर वो एक कस्टम नहीं कंसिडर किया जाएगा, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट इट नीड्स टू बी ऑब्लिगेटरी अपॉन द पर्सन्स देयर. If the observance of a custom is suspended for a long time, it would be assumed that such custom was never in existence. और अगर ये मानिए कि फॉर से 10 साल के लिए एक प्रैक्टिस चली आ रही है, ठीक है, वो फॉलो हो रही है एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ कस्टम, फिर बीच में आपका 3 साल का गैप आ गया या 5 साल का गैप आ गया, अब फिर आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है. इफ़ द ऑब्जर्वेंस इज सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वो सस्पेंडेड है, वो प्रैक्टिस में नहीं है, वो ऑब्जर्व नहीं की जाएगी, नहीं की जा रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि ऐसी कस्टम कभी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं. इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक कस्टम को वैलिड होने के लिए वो रेगुलरिटी में फॉलोड हो और वो कंपल्सरीली ऑब्जर्व किया जाए, राइट. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी. वही रेगुलरिटी वाला पॉइंट यहाँ आ गया आपका. अ कस्टम टू बी वैलिड शुड हैव बीन कॉन्टिन्यूसली इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल. इमेमोरियल मतलब कि हमको पता ही नहीं है, मतलब वो इतने पुराने युगों से चला आ रहा है दैट if nobody has known ki from where and from from which date it has been started. If anyone can show, it's not cannot, it's can. If anyone can show the beginning of it, then it is not a good custom. अगर कोई बता दे कि हाँ भाई ये 1945 से स्टार्ट हुआ था, तो वो एक गुड कस्टम नहीं माना जाएगा. तो ये एक जनरल नॉर्म है कि अ वैलिड कस्टम इज़ वन विच हैज़ स्टार्टेड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम अ टाइम इमेमोरियल, राइट. तो ये एसेंशियल्स है दैट नीड्स टू बी नोन एंड दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर योर परफेक्ट आंसर राइटिंग. लास्ट हमारा एसेंशियल है सर्टेनिटी. देखो पहला था कि रीजनेबल हो, दूसरा था कि कंसिस्टेंट हो विद द स्टैट्यूट्स, तीसरा है कि वो कंपल्सरीली ऑब्जर्व्ड हो, चौथा है कि वो कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व्ड हो, और लास्ट है कि वो सर्टेन हो, वो एब्सोल्यूट हो, कोई डाउट ना हो उसकी ऑब्जर्वेंस में, राइट. इट मस्ट बी शोन दैट अ कस्टम इज बीइंग ऑब्जर्व कंटिन्यूसली एंड uninterruptedly with certainty, with absoluteness. A custom cannot be said to be in existence from the time immaterial unless its certainty and continuity is proved beyond doubt. कि अगर इसकी सर्टेनिटी पे, इसकी कॉन्टिन्यूटी पे अगर डाउट है ना,
तो वहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि ये टाइम इमेमोरियल से एग्जिस्ट कर रहा है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देखो कोई एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑल द 5 इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कस्टम. सो सभी का इक्वल रोल है. रीजनेबलनेस, कंसिस्टेंसी, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, कॉन्टिन्यूटी एंड सर्टेनिटी. सो दिस इज़ आर C4. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और हमने एक एक चीज़ जितनी डिस्कस की इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. और कोई डाउट है, कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. इसकी या किसी भी और लेक्चर वीडियो का PDF चाहिए सो यू कैन कॉन्टेक्ट आइदर ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज और ऑन आवर मेल ID. दोनों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. और कौन सा लेक्चर, टॉपिक, सब्जेक्ट आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है. सो आई डेफिनेटली कंसिडर इट. आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में. टिल देन एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग. पढ़ते रहो. एग्ज़ाम्स सभी के आई थिंक आ रहे हैं, सेमेस्टर एंड्स हैं तो पढ़िए. एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर. हैव अ गुड डे. बाय बाय.